डियर स्टूडेंट्स, तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, कार्बन 13 एनएमआर, आपको पता ही है हमारी चल रही है। तो कार्बन 13 एनएमआर में आज छोटे छोटे 3 टॉपिक्स हैं जो मैं डिस्कस करूंगी आपसे। तो पहला है इसमें कार्बन हाइड्रोजन कपलिंग, ठीक है, 13 कार्बन और अपना प्रोटॉन कपलिंग, ठीक। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग टू 13 कार्बन एटम्स एडजेसेंट टू ईच अदर इन द सेम मॉलिक्यूल इज लो। ये बात मैंने आपको जब स्टार्ट किया था कार्बन 13 एनएमआर तब भी मैंने आपको बताई थी, क्योंकि कार्बन 13 की बहुत लो अबेंडेंस होती है, जो उसकी नेचुरल अबेंडेंस होती है 1.1% होती है। तो अगर मैं एज्यूम करूं कोई मॉलिक्यूल इस तरह से, तो ऐसी पॉसिबिलिटी कि ये भी कार्बन 13 हो और ये भी कार्बन 13, तो ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत बहुत कम है, बल्कि है ही नहीं, आप समझ लीजिए बहुत लो है। और अगर ये लो है तो इससे होगा क्या? Therefore, we rarely observe homonuclear carbon-carbon spin-spin splitting patterns where the interaction occurs between two 13 carbon atoms। तो यहाँ पर क्या है, अगर ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं तो इसका मतलब ये कि इसमें होमोन्यूक्लियर स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग हमें देखने को नहीं मिलेगी। अब ये देखो, होमोन्यूक्लियर स्प्लिटिंग से क्या मतलब है? होमोन्यूक्लियर का मतलब होता है जब दो कार्बन, मतलब दोनों एटम्स, जिन दो एटम्स के बीच में हम कपलिंग या स्प्लिटिंग दिखाने जा रहे हैं, अगर वो दोनों एटम सेम हैं तो हम कहेंगे उसको होमोन्यूक्लियर कपलिंग या होमोन्यूक्लियर स्प्लिटिंग। तो जब यहाँ पर ये भी कार्बन 13 नहीं है और ये भी मतलब एक कार्बन 13 है लेकिन दूसरा कार्बन 12 है सपोज ये, और कार्बन 12 तो हमारा एनएमआर इनएक्टिव होता है, ठीक है, तो इसकी वजह से तो हमें कोई सिग्नल ही नहीं मिलेगा ना, एनएमआर इनएक्टिव है, और ये है हमारा एनएमआर एक्टिव। तो जब एक एनएमआर एक्टिव कार्बन है और दूसरा एनएमआर इनएक्टिव, तो दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन ही नहीं हो पाएगा, और जब कोई इंटरेक्शन नहीं होगा तो दोनों के बीच में कोई स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग नहीं हो पाएगी। मतलब इस पहले कार्बन की वजह से हमें जो सिग्नल मिल रहा था वो हमें सिंगलेट की तरह ही मिलेगा, वो इस कार्बन की वजह से स्प्लिट नहीं होगा। जैसे कि हम अपने प्रोटॉन एनएमआर में पढ़ रहे थे ना, प्रोटॉन एनएमआर मैंने आपको बताया था, जैसे अगर सपोज इस तरह से था, वहां पर हमारी 3 बॉन्ड कपलिंग बहुत कॉमन होती है कि इस प्रोटॉन की वजह से जो सिग्नल मिल रहा था, अगर हमें वो एक सिंगलेट मिल रही है, ठीक है, यहाँ पर हमने एक सिग्नल बना दिया, तो इस दूसरे प्रोटॉन की वजह से ये वाला सिग्नल जो है वो डबलेट में टूट जाता था। वो हम n+1 रूल लगाते थे उसमें और हम बताते थे कि ये डबलेट में टूट गया, तो यानी स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग हो जाती थी इस सिग्नल की। और ऐसे ही ये वाला H, इसकी वजह से जो सिग्नल मिल रहा है वो भी डबलेट में टूटता था इस वाले प्रोटॉन की वजह से। तो जैसे ही वहां पर हमें 3 बॉन्ड कपलिंग देखने को मिल रही थी, ऐसा ना यहाँ पर कोई कपलिंग हमें देखने को, दो मतलब जैसे हमें वहां पर होमोन्यूक्लियर कपलिंग, क्योंकि वो भी हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन, तो जहां जैसी वहां पर हमें देखने को मिल रही थी, ऐसी होमोन्यूक्लियर कपलिंग जो है हमें इन केस ऑफ कार्बन 13 एनएमआर नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि ऐसी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है मॉलिक्यूल्स में कि दोनों एडजेसेंट वाले कार्बन एटम्स जो हों वो दोनों के दोनों कार्बन 13 हों, ठीक है। हाउएवर द स्पिन्स ऑफ प्रोटॉन्स अटैच्ड डायरेक्टली टू 13 carbon atoms do interact with the spin of carbon and cause the carbon signal to be split according to the n+1 rule। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि कार्बन कार्बन के बीच में तो कोई कपलिंग नहीं होगी, यानी होमोन्यूक्लियर कपलिंग होने का तो कोई चांस नहीं है, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कपलिंग हो सकती है। जैसे अगर ये हमारा CH3 है, फिर ये CH2 है और सपोज यहाँ पर Cl है, तो इसका मैंने आपको बताया था कार्बन 13 एनएमआर में क्या होता है, हमें डिफरेंट डिफरेंट कार्बन की वजह से सिग्नल्स मिलते हैं। तो देखिए, ये जो CH3 है इसकी वजह से हमें एक सिग्नल मिलेगा, वो मैं आपको ऐसे दिखा दिया, सपोज यहाँ दिखा रहे हैं, और इस CH2 की वजह से हमें एक सिग्नल मिलेगा, सपोज मैंने वो यहाँ दिखा दिया, ठीक है। तो दो दो सिग्नल्स मिले। अब ये दोनों सिग्नल्स क्या होगा कि क्योंकि ये हम इसको मान के चल रहे हैं, जैसे कि अगर ये कार्बन 13 है दोनों, तो ये जो H प्रोटॉन है यहाँ पर, तो ये कार्बन जो है इस प्रोटॉन के साथ कपलिंग कर सकता है, और जब ये इस प्रोटॉन के साथ कपलिंग करेगा तो जो इस कार्बन की वजह से हमें सिग्नल मिल रहा था, ये वाला जो सिग्नल हमें सिंगलेट की फॉर्म में जो मिल रहा था, अब वो स्प्लिट हो जाएगा। किन की वजह से? इन प्रोटॉन की वजह से। और कैसे मालूम पड़ेगा कितनी स्प्लिटिंग, मतलब कितनी लाइंस में वो स्प्लिट होगा, कि यहाँ पर नंबर कितना है प्रोटॉन्स का, तो यहाँ पर भी हम n+1 रूल लगाएंगे। तो प्रोटॉन यहाँ पर क्योंकि 3 है तो हम 3+1 लगाएंगे इज इक्वल टू 4। इसका मतलब जो ये सिग्नल है, ये वाला सिग्नल अब क्वार्टेट में टूट जाएगा। ठीक, मेरी बात समझ रहे हैं बेटा आप, कि कार्बन की इस कार्बन के साथ कपलिंग होने के कम चांसेस हैं,
लेकिन इस कार्बन के इस प्रोटॉन के साथ कपलिंग जो है हो जाएगी। तो होमोन्यूक्लियर कपलिंग कार्बन 13 एनएमआर में हमें देखने को नहीं मिलती, लेकिन हेट्रोन्यूक्लियर, हेट्रोन्यूक्लियर मतलब क्योंकि एक कार्बन का सिग्नल है वो जो स्प्लिट हो रहा है किसकी वजह से, इन प्रोटॉन की वजह से। ठीक है, तो प्रोटॉन और कार्बन क्योंकि दो अलग अलग हमारे एटम्स हो गए, तो इसलिए ये हेट्रोन्यूक्लियर कपलिंग यहाँ पर कहलाती है। और ठीक ऐसे ही अगर हमें CH2 की वजह से जो लाइन मिल रही है, ये CH2 की जो सिग्नलेट है वो फिर टूटेगी इन प्रोटॉन की वजह से। तो कितने प्रोटॉन वहां पर जुड़े हुए हैं उसके लिए बस हमें n+1 रूल लगाना है, जहां पर हम n का नंबर मानेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो जो CH2 का सिग्नल होगा वो इन दो प्रोटॉन की वजह से ट्रिपलेट में टूटेगा, क्योंकि जब हम n+1 रूल लगाएंगे तो 2+1 लिखेंगे और ये ट्रिपलेट। तो इसकी तो हमें मिलेगी क्वार्टेट और इसकी हमें मिलेगी ट्रिपलेट। तो यहां पर हमें सिर्फ इतना चेक करना है कि कार्बन से कितने प्रोटॉन्स अटैच्ड हैं, सिर्फ उसकी वजह से हमें यहां पर कपलिंग देखने को मिलेगी। तो जो कार्बन और हाइड्रोजन की थी उसी के लिए लिखा हुआ है कि दिस इज हेट्रोन्यूक्लियर कार्बन हाइड्रोजन कपलिंग इन्वॉल्विंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। ठीक, विद 13C NMR वी जनरली एग्जामिन स्प्लिटिंग दैट अराइजेस फ्रॉम द प्रोटॉन्स डायरेक्टली अटैच्ड टू द कार्बन एटम्स बीइंग स्टडीड। तो जिस भी कार्बन एटम के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं उससे बस अटैच्ड प्रोटॉन देखने हैं हमें। जिस भी कार्बन एटम के सिग्नल के बारे में हम बताएंगे बस उससे अटैच हमें प्रोटॉन देखने हैं, और फिर ये देखेंगे कितने वो उसकी मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, कितने सिग्नल्स में वो फर्दर डिवाइड होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज वन बॉन्ड कपलिंग। आपने देखा प्रोटॉन के केस में क्या था, देखिए यहां पर ये ये H। ठीक है, अगर हम प्रोटॉन NMR की बात करें तो यहां पर 3 बॉन्ड कपलिंग थी। ठीक है ना, दोनों के इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड थे। ठीक, और अब हम बात कर रहे हैं कार्बन की हाइड्रोजन के साथ कपलिंग। ठीक है, तो यहां पर एक H है, ये एक H है और सपोज ये एक H है। तो कार्बन और इस हाइड्रोजन में या इस हाइड्रोजन में या इस हाइड्रोजन में कितने बॉन्ड है, कार्बन से हाइड्रोजन के बीच में सिर्फ एक बॉन्ड है, तो यहां पर 1 बॉन्ड कपलिंग होती है। ठीक है, तो इन प्रोटॉन NMR द मोस्ट कॉमन स्प्लिटिंग्स आर होमोन्यूक्लियर हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो प्रोटॉन NMR में तो होमोन्यूक्लियर कपलिंग जो है कॉमन होती है एंड अकर बिटवीन द प्रोटॉन अटैच टू एडजेसेंट कार्बन एटम्स। और कौन से प्रोटॉन्स के बीच में होती है, जो एडजेसेंट कार्बन एटम पर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर बताया अभी। ठीक, तो इन दीज केसेस द इंटरेक्शन इज अ 3 बॉन्ड कपलिंग। तो ऐसे केसेस में प्रोटॉन NMR में हमें 3 बॉन्ड कपलिंग मिलेगी। देखिए ये वाले H और इस वाले H के बीच में क्योंकि 3 बॉन्ड है। ठीक है, तो प्रोटॉन में हमें 3 बॉन्ड कपलिंग मिलती है और प्रोटॉन NMR में, और होमोन्यूक्लियर होती है। और कार्बन के केस में हमें 1 बॉन्ड कपलिंग मिलेगी जो हेट्रोन्यूक्लियर होगी। तो बस ये आपको, यही है हमारा 13 कार्बन और 1 H कपलिंग। ठीक, और फिर इसमें फिगर में भी बताया हुआ है कि आपको, इसको एक बार मैं पेन चेंज करती हूँ, तो इसमें ये बताया हुआ है कि कौन क्या इफेक्ट होगा प्रोटॉन्स का डायरेक्टली अटैच टू 13 तो कार्बन एटम। तो द n+1 रूल प्रेडिक्ट्स द डिग्री ऑफ स्प्लिटिंग इन ईच केस। जैसे कि सिग्नल ऑफ अ 13 कार्बन एटम विद 3 अटैच प्रोटॉन इज स्प्लिट इनटू क्वार्टेट। देख रहे हैं आप यहां पर, अगर ये एग्जाम्पल देखें तो कार्बन 13 के पास 3 प्रोटॉन्स हैं जो अटैच हैं, तो हमें n+1 रूल लगाना है, और यहां पर जो n का नंबर है बस वो इस कार्बन से अटैच प्रोटॉन है। तो 3 प्रोटॉन्स है तो 3+1 4। तो इसकी वजह से हमें जो कार्बन का सिग्नल हुआ वो हमारा जो है वो इस क्वार्टेट में टूट जाएगा। ठीक है, तो ये क्वार्टेट यहाँ पर मिथाइल कार्बन की दिखा रखी है। ठीक ऐसे ही इस वाले कार्बन से अगर हमारे पास ये जो कार्बन है CH2 वाला ग्रुप जो अगर होगा, तो CH2 में क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन हैं तो 2+1 इज इक्वल टू 3, इसलिए जो इस कार्बन 13 का सिग्नल होगा वो हमारा ट्रिपलेट में टूट जाएगा, ये हमारा ट्रिपलेट में टूट जाएगा। और अगर 1 प्रोटॉन हुआ तो 1 प्रोटॉन में हमें क्या होगा, वही हम 1+1 रूल लगाएंगे और ये सिग्नल हमारा डबलेट में टूटेगा। और अगर 0 प्रोटॉन हुआ मतलब क्वाटरनरी कार्बन हुआ, इसको हम क्वाटरनरी कार्बन बोलते हैं, जिस कार्बन से 4 बॉन्ड्स जुड़े हुए हैं लेकिन कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है। ठीक है, तो वो क्वाटरनरी कार्बन है और उसकी सिंगलेट जो है वो सिंगलेट ही रहेगी, क्योंकि n क्या है, n तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 0+1 1 ही रहेगा, तो सिंगलेट जो है टूटेगी नहीं फर्दर, तो वो सिंगलेट ही रहेगा। तो ये पहला मिथाइल कार्बन जिसकी हमें क्वार्टेट देखने को मिलती है। मिथाइलिन कार्बन जो CH2 ग्रुप होता है उसका हमें ट्रिपलेट देखने को मिलती है। फिर मिथाइन कार्बन मतलब वो कार्बन जिससे सिर्फ एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो उसकी डबलेट मिलती है। और क्वाटरनरी कार्बन के लिए हमें सिर्फ सिंगलेट ही देखने को मिलती है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कितने हाइड्रोजन उससे अटैच्ड हैं। तो सिंस द हाइड्रोजन्स आर डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बन, 1 बॉन्ड कपलिंग है, तो द कपलिंग कांस्टेंट फॉर दिस इंटरेक्शन आर क्वाइट लार्ज। क्योंकि यहाँ पर 1 बॉन्ड कपलिंग हो रही है और इसीलिए जितनी ज्यादा पास में भाई दोनों के दोनों एटम्स होंगे उतनी ज्यादा कपलिंग होगी, इसलिए कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है।
सबसे स्ट्रॉन्ग कपलिंग मानी जाती है वन बॉन्ड कपलिंग, तो जिसकी वैल्यू यहाँ पर देख रहे हैं, कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू है 100 to 250 हर्ट्ज। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कपलिंग होती है यहाँ पर। अब इसी में हम देख लेते हैं, एक स्पेक्ट्रा को हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, स्पेक्ट्रा दैट शोज द स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग और कपलिंग बिटवीन कार्बन 13 एंड द प्रोटॉन्स डायरेक्टली अटैच टू इट आर कॉल्ड प्रोटॉन कपल्ड स्पेक्ट्रा। ऐसे स्पेक्ट्रा जिसमें हमें प्रोटॉन और कार्बन 13 के बीच की स्प्लिटिंग दिखाई देती है, तो उस स्पेक्ट्रा को हम बोल देते हैं प्रोटॉन कपल्ड स्पेक्ट्रा। दो तरह के स्पेक्ट्रा हम यहां पर ले सकते हैं, प्रोटॉन कपल्ड भी हो सकता है और प्रोटॉन डी कपल्ड भी होता है। ठीक है, अभी तो हम फिलहाल प्रोटॉन कपल्ड के बारे में बात कर रहे हैं। तो इन फिगर्स में जो पहला वाला फिगर यानी ए वाला, ये लिखा है ना ए, इज द प्रोटॉन कपल्ड 13C NMR स्पेक्ट्रम किसका है, ये इथाइल फिनाइल एसीटेट का। ठीक, in this spectrum the first quartet downfield from TMS 14.2 ppm corresponds to the carbon of the methyl group। अब देखो इस वाले कार्बन में, मतलब इस वाले स्पेक्ट्रम में जो प्रोटॉन कपल्ड है, सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो ये है CH3। ठीक, अब इस CH3 से कितने प्रोटॉन अटैच्ड हैं, 3। तो जितने प्रोटॉन अटैच्ड हैं बस उसमें आप नंबर 1 प्लस कर दो, उतनी हमें उसकी उतनी लाइंस में वो सिग्नल जो है टूट जाएगा। तो 3 है, इसलिए हमें 4 जो है लाइंस मिलेंगी और यानी वो क्वार्टेट मिलेगी। तो ये 4 लाइंस आप देख रहे हैं यहाँ पर, और क्या रेशो होगा, 1:2:2:1। तो ये 1:2:2:1 का रेशो हमें मिल गया, तो ये हमें क्वार्टेट मिली। ठीक है, फिर अब इट इज स्प्लिट इनटू अ क्वार्टेट जो कि लिखा है, और इसके जे की वैल्यू क्या है, 127 हर्ट्ज बाय द 3 अटैच्ड हाइड्रोजन एटम्स। तो वो इसमें इन्होंने बता दिया। ठीक, अच्छा फिर आप देख रहे हैं ये जो है CH2 ग्रुप, CH2 ग्रुप में कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, 2 हाइड्रोजन। तो यानी इसकी जो हमें मिलेगी वो हमें क्या मिलेगा, ट्रिपलेट मिलेगी। ठीक है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो n+1 लगाएंगे तो ट्रिपलेट। और ये OCH2 कहाँ पर दे रखी है, ये OCH2 यहाँ दी हुई है। ठीक है, ये 3 आपको लाइन दिखाई दे रही होंगी। और फिर एक CH2 ये भी है। ठीक, और जो ये CH2 है ये भी हमें ट्रिपलेट में ही टूटा हुआ दिखाई देगा, और ये ट्रिपलेट कहाँ दे रखी है, वो ये दे रखी है। ठीक, तो ये प्रोटॉन कपल्ड स्पेक्ट्रा है जिसमें प्रोटॉन के साथ कपलिंग को शो किया हुआ है। जो नीचे दिखा रखा है बी वाला, वो है प्रोटॉन डी कपल्ड। डी कपल्ड का मतलब प्रोटॉन के साथ कोई कपलिंग नहीं हो रखी है। इसका मतलब जितने भी सिग्नल्स हैं, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट कार्बन है, बस उनके लिए हमें सिंगलेट दिखाई देगी। ठीक, जैसे यहाँ पर ये CH3 के लिए दिखाई दे रहा है, फिर ये CH2, कौन सा CH2, जो C डबल बॉन्ड O से अटैच है, यानी जो बेंजाइल ग्रुप है, ये दिख रहा है ना CH2, ये वाले CH2 के लिए ये जो CH2 है, इसकी हमें सिग्नल जो है हमें यहाँ दिख रहा है। ठीक है, फिर जो OCH2 यानी ये वाला CH2 है, उसका सिग्नल हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जो ये C डबल बॉन्ड O कार्बन है, क्योंकि हमें यहाँ पर हर कार्बन की वजह से सिग्नल मिल रहा है, तो ये C डबल बॉन्ड O यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और बाकी अभी हम इस स्पेक्ट्रा को भी आराम से स्टडी करेंगे। तो फिलहाल तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रही थी कि प्रोटॉन डीकपल्ड का मतलब है वहां पर हमें सिर्फ सिंगलेट दिखाई देंगी, और प्रोटॉन कपल्ड का मतलब होता है प्रोटॉन के साथ कपलिंग, और हमें प्रोटॉन की वजह से हमें कार्बन के सिग्नल को स्प्लिटिंग वे में दिखाना पड़ेगा। ठीक, अच्छा इसमें फर्दर और क्या होता है, देखो ये इतना सिंपल नहीं होता जितना यहाँ पर दिख रहा है। अभी क्या होगा, यहाँ पर हमें एक और कपलिंग दिखाई देगी, जो ये हमें क्वार्टेट दिखाई दे रही है ना बेटा, जो इस CH3 प्रोटॉन की वजह से, मतलब CH3 कार्बन की वजह से हमें ये जो है CH3 का जो सिग्नल है जो हमने नीचे दिखाया था, ये सिंगल जो प्रोटॉन डीकपल्ड में दिख रहा था, ये इस प्रोटॉन की कपलिंग की वजह से इस क्वार्टेट में टूट गया है। ठीक, और फर्दर क्या होगा, इसमें और भी चेंज है। ये तो हमारा बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेड फॉर्म में नहीं है स्पेक्ट्रम। ठीक है, अगर हम इसको और एक्सपैंड करेंगे, या ये कह लीजिए और रेजोल्यूशन बढ़ा देंगे, हाई रेजोल्यूशन में अगर हम इसको देखेंगे, तो हम ये पाएंगे कि जो ये सिंगल सिंगल लाइन हमें इस क्वार्टेट की दिख रही है ना, ये फर्दर स्प्लिट हो रखी हैं। ये जो मैं 4 लाइनें आपको दिखाई दे रही हूँ, ये जो 4 लाइनें हैं ये फर्दर स्प्लिट हो रखी हैं। और ये किसकी वजह से फर्दर स्प्लिट हो रखी हैं, क्योंकि पड़ोस में यहाँ पर नेबरहुड में यहाँ पर 2 प्रोटॉन्स जो प्रेजेंट हैं, इन 2 प्रोटॉन्स की वजह से भी ये जो क्वार्टेट है ये फर्दर स्प्लिट हो जाती है। तो 2 प्रोटॉन्स की वजह से हमें कितनी स्प्लिटिंग देखने को मिले, मतलब कितने लाइंस में टूटेगा, 3 लाइंस में टूटेगा हर लाइन। तो यहाँ पर भी आपको ये ट्रिपलेट दिखाई देगी, यहाँ पर भी अगर हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में देखेंगे तो यहाँ पर भी ट्रिपलेट होगी और यहाँ पर भी ट्रिपलेट होगी।
तो ये ना बहुत कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा बन जाता है जो हमारा प्रोटॉन कपल्ड होता है। तो यहाँ पर वन बॉन्ड कपलिंग तो दिखाई देती ही देती है, जो CH3 की वजह से, मतलब जो CH3 का सिग्नल है वो इन 3 प्रोटॉन की वजह से इन 4 लाइंस में तो टूटेगा ही टूटेगा, साथ ही साथ इस CH2 के H2 की वजह से, यानी 2 प्रोटॉन्स की वजह से। यानी अगर मैं आपको बताऊं, ये हमारा CH2 अगर मैं लिखूं इसको इस तरह से, और इसके बगल में मैं लिख दूं CH3, तो CH3 की वजह से हमें 4 लाइंस तो दिखाई दे ही रही थी। ठीक है, अगर हम इसी स्पेक्ट्रम को और एक्सपैंड कर दें, यानी हाई रेजोल्यूशन में देखेंगे, तो हमें ये पता चलेगा कि ये जो लाइंस थी यहाँ पर 3 बॉन्ड कपलिंग और दिखाई देगी। 1 बॉन्ड तो दिखाई दे रही थी, 1 बॉन्ड की वजह से तो ये हमें क्वार्टेट मिली, तो ये 1 बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड और ये 3 बॉन्ड, ठीक है, या 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और ये 3 बॉन्ड। तो यहाँ पर 3 बॉन्ड कपलिंग भी देखने को मिलती है जो प्रोटॉन कपल्ड होते हैं, यानी नेबरहुड में जो प्रोटॉन है उसकी वजह से भी स्प्लिटिंग हो जाती है। तो ये जो लाइंस हमें 4 दिखाई दे रही हैं, ये 4 ना होकर अब ये बगल वाले CH2 की वजह से ये और फर्दर स्प्लिट हो जाएंगी 3-3 में। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाह रही थी कि ये स्पेक्ट्रा जो होता है प्रोटॉन कपल्ड, अगर हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स्ड होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा होता है। और ठीक ऐसे ही हम यहाँ पर ये भी दिखा सकते हैं कि जो ये CH2 है, CH2 के लिए OCH2 हमें कहाँ, ये OCH2 है, तो इस OCH2 की वजह से हमें ये जो 2 प्रोटॉन है उनकी वजह से तो ये ट्रिपलेट दिखाई दी। और साथ ही साथ ये तो 1 बॉन्ड कपलिंग हो गई, लेकिन अभी हमारे पास 3 बॉन्ड कपलिंग है, जो बगल में ये CH3 प्रोटॉन्स है इनकी वजह से भी कपलिंग होगी। तो ये जो लाइंस आपको दिख रही हैं ये फर्दर, क्योंकि यहाँ पर 3 प्रोटॉन्स हैं तो N+1 रूल लगाएंगे तो क्वार्टेट आ रहा है, यानी 4 आ रहा है, तो हर लाइन जो है हमें 4 लाइन में डिवाइडेड दिखाई देगी। तो ये इस तरह से दिखाई देता है, ये ऐसे 4 लाइन। तो ये बहुत कॉम्पैक्ट स्पेक्ट्रा होता है जब ये 4 लाइन ठीक से बनेंगी ना, और ये सारे सबकी अगर बनेंगी तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा होता है। तो यही चीज इसमें आगे बताई हुई है, तो मैंने आपको पहले वहीं बता दिया। तो अब इसमें क्या है, यहाँ पर एक सेकेंड। तो इन एडिशन, ऑल्दो इट कैन नॉट बी सीन ऑन द स्केल ऑफ दिस स्पेक्ट्रम, जो हमने दिखाया हुआ स्पेक्ट्रम उस पर नहीं दिखाई दे रहा है, एन एक्सपेंशन मस्ट बी यूज। अगर हम इसको एक्सपैंड करें तो ईच ऑफ द क्वार्टेट लाइंस इज स्प्लिट इनटू क्लोजली स्पेस्ड ट्रिपलेट। वही मैंने आपको बताया कि जो वो हर जो CH3 की हमें क्वार्टेट दिख रही थी, उस CH3 की क्वार्टेट फर्दर जो है डिवाइड, हमारे पास क्या ग्रुप था, हमारे पास ये था लास्ट में CH2 और CH3। तो इस CH3 की वजह से जो हमें क्वार्टेट मिल रही थी वो फर्दर स्प्लिट हो रखी थी इस CH2 की वजह से। तो वही चीज दे रखी है, और बहुत ही क्लोजली स्पेस ट्रिपलेट थी, क्योंकि J की वैल्यू क्या है, सिर्फ 1 हर्ट्ज है, तो यानी बहुत पास पास में। J क्या होता है, इन दोनों, ये जो 2 लाइंस हैं इन दोनों लाइंस के बीच का डिफरेंस। ठीक है, तो J 1 हर्ट्ज है तो बहुत पास पास में होती हैं ये। तो दिस एडिशनल फाइन स्प्लिटिंग इज कॉज्ड बाय द 2 प्रोटॉन्स ऑन द एडजेसेंट CH2 ग्रुप। तो यही बताया हुआ है कि ये जो फाइन और ज्यादा फर्दर ये स्प्लिट हो जाएगी ट्रिपलेट में, तो ये ट्रिपलेट में टूटेगी, तो वो किसकी वजह से, इस CH2 प्रोटॉन्स की वजह से वो फर्दर स्प्लिट हुई है। तो दीज आर 2 बॉन्ड कपलिंग्स। अच्छा, ये 2 बॉन्ड कपलिंग्स ऑफ अ टाइप दैट अकर्स कॉमनली इन 13 स्पेक्ट्रम। हाँ, मैंने आपको गलती से 3 क्या बोला था, 3 बॉन्ड कपलिंग बोला था, तो ये 2 बॉन्ड कपलिंग है, क्योंकि 13 कार्बन के हाथे तो कपलिंग शो कर रहे हैं। तो 13 कार्बन तो ये हो गया, यहाँ पर 13 कार्बन है, और ये एक लाइन हमने, ये बॉन्ड यहाँ पर बनेगा और CH2 के साथ एक और बॉन्ड बन जाएगा। देखो मैं इसको थोड़ा सा और खोल के बता दूं, ये H है, ये हमारा कार्बन 13 है, तो ये 1 बॉन्ड और ये 2 बॉन्ड, तो यहाँ पर 2 बॉन्ड कपलिंग जो है देखने को मिलती है। तो विद कपलिंग कांस्टेंट दैट आर जनरली बहुत वेरी स्मॉल, तो 0 to 2 हर्ट्ज होती है इनकी वैल्यू। क्योंकि ये वैल्यू बहुत स्मॉल है तो हम क्या कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज दीज कपलिंग्स आर फ्रीक्वेंटली इग्नोर्ड इन द रूटीन एनालिसिस ऑफ स्पेक्ट्रा। क्योंकि इनकी वैल्यू बहुत कम है, बहुत स्मॉल है ये, तो इसलिए इन कपलिंग को जनरली हम जो नॉर्मली हम रूटीन एनालिसिस करते हैं स्पेक्ट्रा की, उसमें हम इसको इग्नोर कर देते हैं। तो जो अभी आपको स्पेक्ट्रा दिखाया वो इग्नोर्ड था, मतलब आप ये समझ लीजिए। अगर हम उसको एक्सपैंड करके देखेंगे तो हमें बहुत कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा यहाँ पर देखने को मिलता है। तो देयर आर 2 CH2 ग्रुप्स इन इथाइल फिनाइल एसीटेट। जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि 2 CH2 ग्रुप्स हैं वहां पर, एक तो बेंजाइल से जुड़ा हुआ है और एक हमारा OCH2 है। तो the one corresponding to the ethyl CH2 group is found farther downfield as this carbon is de-shielded by attached oxygen। देखो यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं, यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो
CH2 ये वाला OCH2 है, देख रहे हैं ना OCH2। तो ये जो OCH2 वाला सिग्नल है जो यहाँ पर मैंने आपको ये दिखा रखा है ना, जिसमें मैंने रेड रेड ये बनाई रखा है, तो ये थोड़ा सा डाउन फील्ड मिलेगा हमें। और मिलेगा क्यों मिलेगा? क्योंकि ये जो वाला जो CH2 है इस ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच है। तो ऑक्सीजन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस कार्बन के अराउंड जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ खींचेगा। इसलिए जो ये कार्बन है वो डीशील्डेड हो जाएगा, और डीशील्डेड का मतलब होता है हम TMS से दूर जा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा दूर मिल रहा है इसीलिए यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, यही चीज फिर नेक्स्ट इसमें क्या लिखा हुआ है, और इट इज ट्रिपलेट बिकॉज ऑफ द टू अटैच्ड हाइड्रोजन। तो CH2 ग्रुप के लिए हमें ट्रिपलेट अभी हमने देखी, वो किस वजह से थी, क्योंकि उससे दो अटैच्ड हाइड्रोजन है। अगेन, ऑल्दो इट इज नॉट सीन इन दिस अनएक्सपेंडेड स्पेक्ट्रम, हालांकि हमें इस अनएक्सपेंडेड स्पेक्ट्रम में दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन द 3 हाइड्रोजन्स ऑन द एडजेसेंट मिथाइल ग्रुप फाइनली स्प्लिट ईच ऑफ द ट्रिपलेट पीक्स इनटू अ क्वार्टेट। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जो वो CH2 की पीक्स हैं वो भी हमारी फर्दर स्प्लिट हो जाएंगी क्वार्टेट में, ठीक है। जो CH2 की वजह से हमें दिखाई दे रही है वो भी क्वार्टेट में, क्यों? क्योंकि पड़ोस में उनके CH3 यानी 3 प्रोटॉन्स हैं यहाँ पर, तो उन 3 प्रोटॉन्स की वजह से वो जो ट्रिपलेट हमें दिखाई दे रही थी वो भी फर्दर स्प्लिट हो जाएगी क्वार्टेट में। फिर है बेंजाइल CH2 प्रोटॉन्स इज द इंटरमीडिएट ट्रिपलेट, और बेंजाइल CH2 कहाँ पर आ रहा था, देख रहे हैं, बेंजाइल CH2 था ये वाला, जो ये दिख रहा है ना यहाँ पर, ये वाला CH बेंजाइल ग्रुप, क्या बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ जो CH2 है उसको हम बेंजाइल CH2 बोल रहे हैं। तो ये यहाँ पर दिख रखा है ये CH2 जो C डबल बॉन्ड O से अटैच है, तो ये इंटरमीडिएट वैल्यू होगी CH3 और OCH2 के बीच में, ठीक। द फार्देस्ट डाउनफील्ड इज द कार्बोनिल ग्रुप, कार्बन। तो फार्देस्ट डाउनफील्ड कार्बोनिल कार्बन, अब मैंने आपको बताया भी था जो कार्बोनिल कार्बन होता है C डबल बॉन्ड O, कार्बोनिल कार्बन हमारा बहुत ज्यादा डाउनफील्ड मिलता है, और ये सब मैंने रेंज आपको पहले बताई हुई है, तो ये इसलिए यहां पर इतना चला गया है। तो TMS से बहुत दूर जाकर ये हमें दिखाई देगा, तो बहुत डाउनफील्ड होता है क्योंकि। अच्छा, फिर इसमें नेक्स्ट क्या है, ऑन द स्केल ऑफ दिस प्रेजेंटेशन इट इज अ सिंगलेट, नो डायरेक्टली अटैच्ड हाइड्रोजन। अब C डबल बॉन्ड O से कोई हाइड्रोजन तो अटैच्ड है ही नहीं, और ना इधर है ना उधर है, तो इसलिए यहां पर इसकी सिंगलेट मिल रही है। बट बिकॉज ऑफ द एडजेसेंट बेंजाइल CH2 ग्रुप इट इज एक्चुअली स्प्लिट फाइनली इनटू अ ट्रिपलेट। और फिर इसमें लिखा है एरोमेटिक रिंग कार्बन्स आल्सो अपीयर इन द स्पेक्ट्रम। तो देखो ये जो C डबल बॉन्ड O है, अभी अरे बाप रे, ये जो C डबल बॉन्ड O है ये यहाँ पर सिंगलेट की तरह दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये सिंगलेट हमें यहाँ पर भी प्रोटॉन कपल, क्योंकि हमने इस वाले स्पेक्ट्रा को अभी हमने बहुत ज़्यादा एक्सपैंड नहीं किया है, अनएक्सपेंडेड फॉर्म में है, तो अभी तो हमें सिंगलेट जैसा ही दिख रहा है। लेकिन अगर हम इसे और एक्सपैंड करेंगे तो ये जो कार्बन का सिग्नल है ये इन CH2 की वजह से ट्रिपलेट में टूटा हुआ दिखाई देगा। तो अगर हम और एक्सपेंड करेंगे तो यहां पर हमें जो है इसकी ट्रिपलेट और दिखाई देगी, ठीक है। और जो ये एरोमेटिक कार्बन्स हैं, ये एरोमेटिक कार्बन्स हमें यहां पर दिखाई दे रहे हैं, तो एरोमेटिक कार्बन्स भी यहां पर बनाए हुए हैं, तो उनका भी हमारा जो वैल्यूज है वो यहां पर गिवन है, ठीक है। तो इस तरह से हम इस स्पेक्ट्रा को जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो प्रोटॉन कपल्ड स्पेक्ट्रा फॉर लार्ज मॉलिक्यूल्स, इसके लिए लार्ज मॉलिक्यूल जैसे कि अभी अभी हमने आपके सामने इथाइल फिनाइल एसीटेट को डिस्कस किया, तो ये जो होते हैं आर ऑफन डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं। अगर हम प्रोटॉन कपल्ड स्पेक्ट्रा को देखेंगे तो ऐसे बड़े मॉलिक्यूल्स को इंटरप्रेट करना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि इनकी जो पीक्स हैं वो बहुत ज़्यादा ओवरलैप कर जाती हैं। द मल्टीप्लेट्स फ्रॉम डिफरेंट कार्बन्स कॉमनली ओवरलैप बिकॉज द 13CH coupling constants are frequently larger than the chemical shift differences of the carbon in the spectrum. Sometimes even simple molecules such as ethyl phenyl acetate are difficult to interpret. Proton decoupling avoids this problem. अब देखो इसका क्या मतलब है कि अभी अभी हमने मान लो हमारे पास CH3 और CH2 वाले ही हम बात कर रहे थे, तो ये हमारा सपोज CH2 की वजह से एक पीक सिग्नल मिला और ये हमारी CH3 की वजह से, ठीक है, एक सिग्नल है यहाँ पर। अब ये CH3 का सिग्नल क्या होगा, क्वार्टेट में टूटेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 प्रोटॉन इस कार्बन से अटैच्ड हैं, और ये CH2 का सिग्नल जो है वो ट्रिपलेट में टूटेगा, ठीक। अब ये जो लाइन यहाँ पर लिखी है ना कि कपलिंग कॉन्स्टेंट्स आर फ्रीक्वेंटली लार्जर देन द केमिकल शिफ्ट डिफरेंसेस ऑफ द कार्बन, तो
ये तो केमिकल शिफ्ट है इस कार्बन का और ये केमिकल शिफ्ट है इस कार्बन का, ठीक। अब ये कह रहा है कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू इस केमिकल शिफ्ट के डिफरेंस से भी ज्यादा आ रही है। तो यानी जब हम इसकी ट्रिपलेट को दिखाएंगे तो वो ट्रिपलेट हम कुछ ऐसे दिखानी पड़ेगी कि वो ट्रिपलेट हमें कुछ ऐसे मिल रही है, यहाँ इस कार्बन की ट्रिपलेट, ठीक है। ऐसे जब इसकी क्वार्टेट मिलेगी तो वो कुछ ऐसे 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 मिलेगी। तो क्या होगा, ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी और फिर फर्दर भी ये स्प्लिट होंगे, क्योंकि जब हम एक्सपेंडेड फॉर्म देखेंगे तो क्या होगा कि ये फर्दर भी स्प्लिट हो जाएंगी। जैसे CH2 की जो हमें ट्रिपलेट मिल रही थी वो फर्दर स्प्लिट हो जाएगी क्वार्टेट में इन CH3 प्रोटॉन की वजह से, क्योंकि 2 बॉन्ड कपलिंग भी है। तो क्या होगा, सारी बहुत मिक्सिंग हो जाएगी, सारे ओवरलैपिंग ऑफ सिग्नल्स, हमें ओवरलैपिंग ऑफ मल्टीप्लेट्स कह सकते हैं या ओवरलैपिंग ऑफ पीक्स कह सकते हैं, यहां पर हमें देखने को मिलेगी। तो इस ओवरलैपिंग की वजह से क्या होता है, इस प्रोटॉन कपल्ड स्पेक्ट्रा को हम इजीली इंटरप्रेट नहीं कर पाते। तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है। और ये प्रॉब्लम हमारी कहां खत्म होती है, जब हम प्रोटॉन डीकपलिंग देखते हैं। प्रोटॉन डीकपल्ड स्पेक्ट्रा अगर हम देखेंगे, जैसे कि अभी यहां पर देख लीजिए, ये हमारा प्रोटॉन कपल्ड था, नीचे वाला प्रोटॉन डीकपल्ड। कितना क्लियर, कितना सिंपल हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहां पर हमें कोई कपलिंग नहीं दिखाई देगी किसी भी कार्बन की हाइड्रोजन के साथ, सिर्फ डिफरेंट डिफरेंट कार्बन के हमें डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल मिलेंगे। तो देख रहे हैं नीचे वाला जो है वो प्रोटॉन डीकपल्ड स्पेक्ट्रा है। तो यहां से हमें क्या है, सिंपल स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है, ठीक। तो वही अब हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्रोटॉन डीकपल्ड स्पेक्ट्रा क्या होता है। तो प्रोटॉन डीकपल्ड स्पेक्ट्रा में अभी वैसे भी नॉर्मली भी हम क्या करते हैं, जो हम स्पेक्ट्रा लेते हैं वो प्रोटॉन डीकपल्ड होता है। बाय फार द ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ 13C NMR स्पेक्ट्रा आर ऑब्टेन्ड एज प्रोटॉन डीकपल्ड स्पेक्ट्रा। तो जितने भी कार्बन 13 NMR में स्पेक्ट्रा लेते हैं, मैक्सिमम हम प्रोटॉन डीकपल्ड लेते हैं। तो द डीकपलिंग टेक्निक डिस्ट्रॉयज ऑल इंटरेक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड 13C न्यूक्लियाई, क्योंकि इस डीकपलिंग टेक्निक से क्या होता है कि 13C और प्रोटॉन के बीच में कोई भी इंटरेक्शन हो ही नहीं पाएगा। तो जब कोई इंटरेक्शन ही नहीं होगा तो कोई कपलिंग नहीं होगी, कपलिंग नहीं होगी तो उनकी स्प्लिटिंग मतलब नहीं हो पाएगी और हमें सिंगलेट मिलेगी। देयरफॉर ओनली सिंगलेट्स आर ऑब्जर्व्ड इन डीकपल्ड 13C NMR स्पेक्ट्रम। तो हर कार्बन के लिए हमें सिंगलेट मिलेगी, लेकिन इसके नुकसान भी हैं। ऑल्दो दिस टेक्निक सिंप्लीफाइज द स्पेक्ट्रम, हालांकि ये टेक्निक क्या करती है, स्पेक्ट्रम को बहुत सिंप्लीफाई कर देती है एंड अवॉइड्स ओवरलैपिंग मल्टीप्लेट्स, और उन मल्टीप्लेट्स की ओवरलैपिंग को भी रोक देती है। बट इट हैज द डिसएडवांटेज दैट द इंफॉर्मेशन ऑन अटैच्ड हाइड्रोजन इज लॉस्ट। अब क्योंकि हमें सिंगलेट ही मिल रही थी, तो सिंगलेट से हम ये नहीं जान पाएंगे कि उस कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन कितने हैं, ठीक है। प्रोटॉन कपलिंग में क्या हो रहा था, प्रोटॉन जैसे मैंने अभी CH2 CH3 के बारे में बताया था, CH2 की हमें ट्रिपलेट मिलेगी, ठीक है। तो ये हमें अगर ट्रिपलेट मिल रही है और यहां पर अगर हमें एक क्वार्टेट मिल रही है, तो हम ये ट्रिपलेट को देखकर बता, क्योंकि ये कार्बन का ही तो सिग्नल है जो फर्दर स्प्लिट हुआ है, तो इस सिग्नल को देखकर हम, इस स्प्लिटिंग को देखकर हम बता सकते हैं कि इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जो है अटैच्ड होंगे। तो जितने हमें लाइन दिखाई दे रही है उसमें से नंबर 1 कम कर देंगे, तो 3 लाइन दिख रही है, इसका मतलब यहां पर 2 हाइड्रोजन जो है अटैच्ड है। तो प्रोटॉन कपल्ड स्पेक्ट्रा से हमें हाइड्रोजन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन प्रोटॉन डीकपल्ड में, क्योंकि ये जो सिग्नल है प्रोटॉन डीकपल्ड में हमें ऐसे दिखाई देंगे, तो यहां पर हमें क्योंकि सिंगलेट मिल रही है तो हमें हाइड्रोजन की इंफॉर्मेशन यहां से नहीं मिल पाती। तो प्रोटॉन डीकपलिंग इज डन बाय साइमल्टेनियसली इरेडिएटिंग ऑल ऑफ द प्रोटॉन्स इन द मॉलिक्यूल। अब ये प्रोटॉन डीकपलिंग हम कराते कैसे हैं कि हम जितने भी प्रोटॉन्स होंगे मॉलिक्यूल में उनको साइमल्टेनियसली इरेडिएट करा देंगे। इरेडिएशन मैंने आपको, डबल इरेडिएशन मैंने आपको बताया था। इरेडिएशन कराने का मतलब क्या होता है कि इरेडिएशन कॉजेज द प्रोटॉन्स टू बिकम सैचुरेटेड, वो प्रोटॉन्स को सैचुरेटेड कर देता है। सैचुरेटेड करने का मतलब लोअर लेवल और हायर लेवल दोनों में प्रोटॉन का नंबर जो है वो इक्वल हो जाएगा। तो अब कोई ट्रांजिशन नहीं होगा, और ट्रांजिशन नहीं होगा तो हमें कोई सिग्नल नहीं मिलेगा, कोई स्प्लिटिंग नहीं यहां पर दिखाई देगी, ठीक है। तो दे अंडरगो रैपिड अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ट्रांजिशन अमंग ऑल देयर पॉसिबल स्पिन स्टेट्स। तो अगर हमारे पास सिर्फ एक प्रोटॉन है अटैच्ड, किसी कार्बन से अटैच्ड, ये सपोज CH है हमारे पास कोई, तो ये प्रोटॉन हमारे पास, इसकी 2 ही स्पिन स्टेट है, या तो अल्फा और ये बीटा, ठीक है। तो ये प्रोटॉन इनमें जल्दी जल्दी ऊपर नीचे अपवर्ड डाउनवर्ड ट्रांजिशन इसमें बहुत जल्दी 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 होते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये जो कार्बन है ये अब इसका कोई, ये 2 स्पिन स्टेट्स को नहीं, मतलब ये डबलेट में क्यों टूट रहा था कार्बन, मैंने आपको ये सब बताया था बेटा। स्पिन स्पिन कपलिंग जब मैंने प्रोटॉन NMR में डिस्कस की थी तब मैंने बताया था कि जो प्रोटॉन की स्पिन स्टेट्स होती हैं उसी को वो बगल वाला प्रोटॉन जो है सेंस करता है। तो अब यहां पर तो बगल में कार्बन है, तो कार्बन क्या, इस नॉर्मली क्या होता, इस अगर हम कपलिंग दिखाते तो इस CH की वजह से ये कार्बन का सिग्नल जो है वो डबलेट में टूटता, क्योंकि हम N+1 रूल लगाते। डबलेट में क्यों टूटता, क्योंकि इसकी 2 स्पिन स्टेट्स हैं, जितने स्पिन ओरिएंटेशन होते हैं उसी की
उसी के हिसाब से हम जो है डबलेट या मल्टीप्लेट्स बताते हैं। तो अब यहाँ पर ये 2 स्पिन स्टेट्स हैं, लेकिन ये क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी इसमें ऊपर नीचे अपवर्ड और डाउनवर्ड ट्रांजिशंस हो रहे हैं, तो अब ये कार्बन क्या करेगा, सिर्फ इस 2 स्पिन स्टेट्स को सेंस ना करके ये इनका एक एवरेज जो है सेंस करेगा, और उसकी वजह से इसकी जो है कपलिंग यहाँ पर सिंगलेट ही रहेगी, मतलब टूटेगा नहीं ये सिग्नल। जैसे कि फर्दर इसमें लिखा हुआ भी है कि द कार्बन न्यूक्लियस सेंसेस ओनली वन एवरेज स्पिन स्टेट्स फॉर द अटैच्ड हाइड्रोजन। ये मैंने बहुत अच्छे से वहां पर समझाया हुआ भी है प्रोटॉन एनएमआर में कि डबल इरेडिएशन आपने देखा होगा, स्पिन डीकपलिंग अगर देखी होगी तो आपको पता चलेगा। द प्रोटॉन डीकपल्ड 13C स्पेक्ट्रा आर डिजाइनेटेड बाय यूजिंग द नोटेशन। तो देखो, अगर हमें कोई 13C स्पेक्ट्रा जो प्रोटॉन डीकपल्ड हो उसको हम कैसे शो करते हैं, हम इस तरह से शो करते हैं, 13C लिखा, फिर ये करली ब्रैकेट में 1H लगा दिया। तो करली ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि 13C स्पेक्ट्रम तो हम देख रहे हैं, लेकिन प्रोटॉन डीकपल्ड है। जब भी आपको कभी कहीं भी एग्जाम में या कंपटीशन लेवल में इस तरह से दिखाई दे कि H1 को करली ब्रैकेट में लिखा हुआ हो, तो इसका मतलब वो प्रोटॉन डीकपल्ड स्पेक्ट्रा के बारे में बात कर रहे हैं। वहां पर आपको कार्बन के सिर्फ सिंगलेट दिखाई देंगी। तो विच मीन्स दैट द 13C स्पेक्ट्रम इज बीइंग ऑब्जर्व्ड, कि 13C स्पेक्ट्रम को तो ऑब्जर्व किया जा रहा है, while the 1H प्रोटॉन्स आर बीइंग इरेडिएटेड विद द ब्रॉडबैंड डीकपलिंग सिग्नल। तो वहां पर 1H प्रोटॉन को इरेडिएट किया हुआ है, यानी वो सैचुरेशन में लाया हुआ है, जिसकी वजह से हमें कोई स्प्लिटिंग वहां पर दिखाई नहीं दे रही है। तो जो फिगर बी था, जो मैंने अभी आपको फिगर दिखाया था, उसमें जो नीचे वाला फिगर था वो था प्रोटॉन डीकपल्ड स्पेक्ट्रम और इथाइल फिनाइल एसीटेट। तो प्रोटॉन कपल्ड स्पेक्ट्रम ऊपर वाला था फिगर ए, जिसको हमने पहले डिस्कस कर लिया। इट इज इंटरेस्टिंग टू कंपेयर द टू स्पेक्ट्रा टू सी हाउ द प्रोटॉन्स डीकपलिंग टेक्निक सिंप्लीफाइज द स्पेक्ट्रम। तो दोनों स्पेक्ट्रा को अगर हम कंपेयर करें तो हमें यह पता चलेगा जो नीचे वाला स्पेक्ट्रम था वो कितना सिंप्लीफाई था। ठीक है, every chemically and magnetically distinct carbon gives only a single peak। तो हर केमिकली और मैग्नेटिकली डिस्टिंक्ट कार्बन वहां पर सिर्फ एक सिंगलेट देगा। However, the two ortho ring carbons and the two meta ring carbons are equivalent by symmetry and that each gives only a single peak। तो जो भी कार्बन इक्विवेलेंट होंगे उनकी वजह से तो हमें सिंगलेट मिलेगी ही मिलेगी। देखो इसमें क्या चीज बताई हुई है, एक सेकेंड हम पीछे जाते हैं। देखो जो नीचे वाला स्पेक्ट्रम है वो प्रोटॉन डीकपल्ड है, ठीक है, और इसमें क्या दिखा रखा है, वही CH3 के लिए तो ये है ही। हमारे पास क्या, एक सेकंड पहले मैं इस सारे को इरेज करती हूँ फिर आपको और क्लियर दिखाऊंगी। हमें क्या ढूंढना है अब, प्रोटॉन डीकपल्ड में हमें सिर्फ देखना होता है कि कितने कार्बन जो हैं वो मैग्नेटिकली और केमिकली डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं। देखो इस ये CH3 बिल्कुल अपने आप में अलग है, तो इसकी वजह से हमें एक सिग्नल मिलेगा। इस CH2 ये भी बिल्कुल अलग है क्योंकि इसका केमिकल एनवायरमेंट बिल्कुल डिफरेंट है, तो ये मिलेगा सेकंड सिग्नल। इस कार्बन की C डबल बॉन्ड O की वजह से तीसरा सिग्नल, CH2 की वजह से हमें चौथा सिग्नल मिलेगा। ठीक, अब हम बात करेंगे इसके जो ये वाले कार्बन्स हैं जो एरोमेटिक कार्बन्स हैं। देखो यहाँ पर क्या नीचे दिखा रखा है, यहाँ पर तो हमें ये 4 पीक्स तो दिखी गई। एक तो ये CH3 की वजह से, ठीक है, फिर ये OCH2 की वजह से, फिर ये जो है हमारा C डबल बॉन्ड O की वजह से, और ये CH2 जो C डबल बॉन्ड O से अटैच है। तो 4 पीक मैंने यहाँ 4 नंबर लिखे हैं, वो चारों पीक दिख गई हमें। अब हम बात करेंगे इन एरोमेटिक कार्बन की वजह से। तो देखो यहाँ पर वो ग्रुप जुड़ा हुआ था जिसको यहाँ पर नहीं शो किया हुआ है, तो उसको आप अगर एक बॉल मान ले तो यहाँ पर आप देखेंगे एक प्लेन ऑफ सिमिट्री है, ठीक है, और उस प्लेन ऑफ सिमिट्री से 1 और 4 कार्बन कट हो रहे हैं, तो यानी वो डाइस्टीरियोटॉपिक कार्बन है, तो उनकी वजह से तो हमें अलग अलग सिग्नल मिलेंगे। तो 4 का सिग्नल हमें यहाँ दिखाई दे रखा है, 4 के लिए ये है और 1 के लिए ये है। और ये 2 वाला कार्बन इस 6 वाले कार्बन को और ये 3 वाला कार्बन इस 5 वाले कार्बन को रिफ्लेक्ट कर रहा है इस प्लेन ऑफ सिमेट्री से। तो जो कार्बन रिफ्लेक्ट करते हैं एक दूसरे को, या जो भी एटम्स रिफ्लेक्ट करेंगे वो इनएंशियोटॉपिक होते हैं और उनके लिए हमें सेम सिग्नल मिलता है। इसीलिए 2 और 6 के लिए हमें सिर्फ एक ही लाइन यहाँ पर दिख रहा है, ये लाइन यहाँ पर है, और 3 और 5 के लिए भी एक ही लाइन है। यहाँ पर 2 लाइन्स हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये 2 लाइन्स हैं। तो एक लाइन हमें 2 और 6 की वजह से, यानी एक सिग्नल हमें 2 और 6 की वजह से और दूसरा सिग्नल हमें 3 और 5 की वजह से। एक बार फिर से आप क्लियरली इसको देख सकते हैं, देख रहे हैं यहाँ पर ये जो है हमारे पास 2 लाइंस हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो है कितना सिंप्लीफाई है, बस इसमें सिर्फ इतना नुकसान है कि हमें हाइड्रोजन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, ठीक। तो ये था हमारा प्रोटॉन डीकपल्ड और प्रोटॉन कपल्ड। अब जो है बात करेंगे हम ऑफ रेजोनेंस डीकपलिंग की। तो अब ये ऑफ रेजोनेंस डीकपलिंग का क्या मतलब है, ये ऑफ रेजोनेंस डीकपलिंग होती है इन जो हमने अभी पढ़ा प्रोटॉन कपल और प्रोटॉन डीकपल, इन दोनों के बीच की होती है, ठीक है।
देखो इसमें क्या लिखा है, द डीकपलिंग टेक्निक, यानी जो अभी हमने प्रोटॉन डीकपलिंग पढ़ी, ये उसके बारे में बात हो रही है, दैट इज यूज टू ऑब्टेन टिपिकल प्रोटॉन डीकपल्ड स्पेक्ट्रा हैज द एडवांटेज दैट ऑल पीक्स बिकम सिंगलेट्स। ये तो एडवांटेज है कि जितनी भी पीक्स थी वो सिंगलेट की तरह मिलेंगी हमें। अनफॉर्चुनेटली मच यूजफुल इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो लॉस्ट व्हेन कार्बन स्पेक्ट्रा आर डीकपल्ड। लेकिन जो हमारी एक यूजफुल इंफॉर्मेशन है जो कि हमें हाइड्रोजन के बारे में जानकारी देती है, वो तो हमें decoupled spectra में मिलेगी नहीं। तो वी नो लॉन्गर हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स दैट आर अटैच टू अ पर्टिकुलर कार्बन एटम। तो हमें नहीं मालूम पड़ पाएगा कि उस पर्टिकुलर कार्बन एटम से कितने हाइड्रोजन्स जो हैं अटैच थे। In many cases, it would be helpful to have the information about the attached hydrogens that a proton coupled spectrum provide। तो प्रोटॉन कपल्ड स्पेक्ट्रम से हमें ये हेल्प मिल जाती है कि हमें उन अटैच हाइड्रोजन का नंबर मालूम पड़ जाता है। बट फ्रीक्वेंटली द स्पेक्ट्रम बिकम्स टू कॉम्प्लेक्स। लेकिन प्रोटॉन कपल्ड स्पेक्ट्रम का क्या नुकसान है, वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि उसमें वन बॉन्ड कपलिंग तो है ही है, साथ साथ टू बॉन्ड कपलिंग भी है। तो वो जो मल्टीप्लेट हमें पहली बार दिखाई दे रही है वो फर्दर स्प्लिट हो जाती है, तो उससे तो वो और कॉम्प्लेक्स बन जाता है और वहां पर हमें ओवरलैपिंग ऑफ मल्टीप्लेट दिखाई देती है। तो विद ओवरलैपिंग मल्टीप्लेट्स दैट आर डिफिकल्ट टू रिजॉल्व और असाइन करेक्टली, तो जब इतनी मल्टीप्लेट्स में ओवरलैपिंग होगी तो हम बता ही नहीं पाएंगे कि किस पर्टिकुलर कार्बन की वजह से वो है। तो अ कॉम्प्रोमाइज टेक्निक कॉल्ड ऑफ रेजोनेंस डीकपलिंग can often provide multiple information while keeping the spectrum relatively simple in appearance। तो ये जो बीच का है ऑफ रेजोनेंस, ये हमें क्या करता है, वो सारी इंफॉर्मेशन भी दे देगा कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है और स्पेक्ट्रम को भी बहुत सिंपल रखेगा। कैसे रखेगा, बस वही हम इसमें देखेंगे। इन ऑफ रेजोनेंस डीकपलिंग मोड, कपलिंग ड्यू टू प्रोटॉन्स डायरेक्टली अटैच टू 13C कार्बन एटम्स आर ऑब्जर्व्ड बट अदर कपलिंग्स आर रिमूव्ड। यानी यहां पर हमें सिर्फ वन बॉन्ड कपलिंग दिखाई देगी, जो टू बॉन्ड कपलिंग थी वो हमें नहीं दिखाई देगी। यानी अगर हम वही CH2 और CH3 पर चलें तो इस CH3 का जो क्वार्टेट है बस वो हमें क्वार्टेट ही दिखाई देगा। मतलब ये क्वार्टेट मैंने थोड़ा गलत बना दिया, ये 1:2:1 के रेशो में होगा। तो ये क्वार्टेट ही दिखाई देगा, ये फर्दर स्प्लिट नहीं होगा इस CH2 की वजह से। यहाँ CH2 की वजह से, क्योंकि यहाँ पर टू बॉन्ड कपलिंग नहीं है, सिर्फ वन बॉन्ड कपलिंग है। तो क्या होगा, तो स्पेक्ट्रम थोड़ा सा हमारा पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। ठीक है। Thus, in this mode, carbon signals are split into a multiplets consisting of n+1 component peaks, where n is the number of protons directly attached to 13 carbon atoms। तो n+1 रूल लगाएंगे तो, लेकिन सिर्फ डायरेक्टली अटैच्ड प्रोटॉन्स के लिए। तो प्रोटॉन कपल्ड स्पेक्ट्रम में क्या हो रहा था, डायरेक्टली अटैच से तो हो ही रही थी कपलिंग, साथ ही साथ टू बॉन्ड कपलिंग भी वहां पर देखने को मिल रही थी। तो यहां पर वो टू बॉन्ड कपलिंग जो है वो रिमूव हो जाती है। तो हेंस मिथाइल कार्बन एटम्स appear as a quartet, methylene carbon atom as a triplet or as a pair of doublets if the protons are not equivalent। देखो मैंने आपको बताया था ना, जैसे CH2 प्रोटॉन्स की वजह से मैंने आपको एक बार बताया था कि अगर ये CH2 प्रोटॉन्स डाई स्टीरियोटॉपिक होंगे तो हमें इनके लिए दो अलग अलग सिग्नल्स मिलेंगे। वही बात इन्होंने मिथाइलिन कार्बन एटम्स के लिए बोली हुई है कि वो ट्रिपलेट तो हो गई, कि इसकी वजह से कार्बन जो है हमें ट्रिपलेट में तो दिखाई दे गया। ठीक है। और एज अ पेयर ऑफ डबलेट भी मिल सकता है अगर ये प्रोटॉन्स जो हैं इक्विवेलेंट ना हो। ठीक है। अगर ये दोनों देखो जब दोनों प्रोटॉन्स इक्विवेलेंट नहीं होते तो उसके लिए हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, n+1 मल्टीप्लाई बाय n+1। ठीक है। तो उसकी वजह से हम जो इक्विवेलेंट नहीं होंगे, तो जब ये इक्विवेलेंट नहीं होंगे तो फिर इनकी वजह से हमें पेयर ऑफ डबलेट मिलना चाहिए था, वो नहीं मिलेगा यहां पर। ठीक है, सॉरी, मतलब अगर ये इक्विवेलेंट नहीं होंगे तो पेयर ऑफ डबलेट मिलेगा यहां पर। ठीक है। और देयर कपलिंग कांस्टेंट आर सफिशिएंटली डिफरेंट, और उनके कपलिंग कांस्टेंट भी जो होंगे वो अलग अलग होंगे अगर ये इक्विवेलेंट नहीं है। अगर ये इक्विवेलेंट है तब तो हम सिंपल n+1 रूल लगा देंगे और हमारे पास जो है वो इनकी जो है हमें डबलेट वो ट्रिपलेट जो है देखने को मिलेगी। फिर है मिथाइन कार्बन। मिथाइन कार्बन क्या होते हैं, CH खाली, वो हमें डबलेट की तरह दिखाई देंगे और क्वाटरनरी कार्बन जो है हमें सिंगलेट की तरह दिखाई देंगे। तो और ये हमने दिखा रखा है इस स्पेक्ट्रम को, देखो यहाँ पर ये वाला कंपाउंड है। अब देखो इस कंपाउंड में ये CH2 प्रोटॉन्स हैं। ठीक है। नंबर 1 जो Cl से डायरेक्टली अटैच है, तो जब ये Cl से डायरेक्टली अटैच है तो थोड़े से TMS से जो है थोड़ा सा दूर होंगे, तो इसलिए ये 1 वाले हमने यहाँ दिखा रखा है, 1 वाला कार्बन। और वो कितनी पीक्स में टूटेगा,
वो 3 पीक्स में, क्योंकि उसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, ये CH2 ग्रुप है ना, तो ये 3, तो यहां पर हमने ये ट्रिपलेट को शो भी कर रखा है, ठीक है। फिर नंबर 2 कार्बन, नंबर 2 कार्बन पर देख रहे हैं आप 2 क्लोरीन एटम अटैच हैं, तो ये बहुत ज्यादा डीशील्डेड है, इसीलिए ये TMS से बहुत ज्यादा दूर हो गया है, ठीक है। और ये सिंगलेट की तरह दिखाई देगा, क्यों? क्योंकि इस कार्बन से तो कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है, तो ये सिंगलेट हो गया। फिर हम नंबर 3 पर आते हैं। नंबर 3 कार्बन जो है हमारा, उससे क्योंकि 3 प्रोटॉन अटैच हैं, तो इसलिए वो क्वार्टेट की फॉर्म में दिखाई देगा, तो ये नंबर 3 है जो हमें क्वार्टेट की फॉर्म में दिखाई दे रहा है। और आप देख रहे हैं TMS का भी हमने यहां पर क्वार्टेट बनाया हुआ है, क्योंकि TMS में भी तो CH3 प्रोटॉन्स होते हैं, तो ये CH3 प्रोटॉन्स जो हैं टूट चुके हैं, मतलब CH3 प्रोटॉन्स होते हैं, मतलब CH3 में 3 प्रोटॉन्स होते हैं, तो इस कार्बन का जो सिग्नल होगा वो क्वार्टेट में टूटेगा। तो ये जो कार्बन का सिग्नल है वो क्वार्टेट में टूटा हुआ दिखा रखा है, तो ये TMS है यहाँ कॉर्नर में, बिल्कुल ठीक। तो इस तरह से ये 1 2 3 है यहाँ पर, लेकिन इसमें फर्दर स्प्लिटिंग नहीं है। जैसे यहां पर जो ये वाला कार्बन है, जो ये 2 वाला, ये हमें सिंगलेट ही दिख रहा है, इस CH2 प्रोटॉन की वजह से या इस CH3 प्रोटॉन की वजह से जो 2 बॉन्ड कपलिंग थी वो यहां पर नहीं है। अगर वो होती तो ये फर्दर स्प्लिट हो जाता। तो इतना सिंप्लीफाई हमें ये ऑफ रेजोनेंस डीकपल्ड है, जहां पर हमें सिर्फ 1 बॉन्ड कपलिंग देखने को मिलेगी। और 1 बॉन्ड कपलिंग से हमें ये भी पता चल जाएगा एक तो डिस्टिंक्ट कार्बन एटम्स और उनसे अटैच्ड कितने हाइड्रोजन यहां पर प्रेजेंट हैं, ठीक। तो बाय नोइंग द नंबर ऑफ CH3, CH2 एंड CH ग्रुप्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल वी कैन काउंट प्रोटॉन्स। तो हम इजीली जो है प्रोटॉन्स को काउंट कर सकते हैं अगर हमें ये सब ग्रुप्स का पीक हमें दिखाई दे जाएगी या नंबर दिखाई देगा। बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑफ रेजोनेंस डीकपल्ड CMR डज नॉट टैली विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन केस ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग 2 और मोर इक्विवेलेंट कार्बन्स बियरिंग प्रोटॉन्स और हेट्रोएटम्स बियरिंग प्रोटॉन्स। देखो हाँ, बस इतना सा नुकसान जरूर है कि अगर 2 CH3 बिल्कुल सेम है, ठीक है, 2 CH3 ग्रुप्स हैं, तो दोनों की वजह से हमें क्वार्टेट, तो दोनों CH3 क्योंकि इक्वलेंट है तो हमें तो सिर्फ एक ही क्वार्टेट दिखाई देगी वहां पर, क्योंकि एक ही सिग्नल मिलेगा दोनों का, ठीक है। तो जब एक ही क्वार्टेट मिलेगी तो हम ये नहीं बता पाएंगे कि भाई 2 डिफरेंट CH3 हैं, तो वो थोड़ा सा नुकसान हो जाता है जहां पर हमें इक्वलेंट कार्बन्स होंगे। या कहीं कहीं पर ऐसा भी होगा कि हेट्रोएटम ने प्रोटॉन को बियर कर रखा होगा, तो उसकी वजह से हमें नहीं मिल पाएगा वो, तो टैली नहीं कर पाएंगे हम प्रोटॉन्स के नंबर को, क्योंकि हम कार्बन 13 NMR में तो सिर्फ कार्बन के ही सिग्नल्स के बारे में बात करेंगे, तो हेट्रोएटम के बारे में नहीं बात करते। तो ऑफ रेजोनेंस डीकपलिंग इज अचीव्ड बाय, अब इस ऑफ रेजोनेंस डीकपलिंग को हम कैसे करेंगे? बाय इरेडिएटिंग द सैंपल एट अ फ्रीक्वेंसी क्लोज टू बट नॉट कोइंसाइडिंग विद द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोटॉन्स। यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो प्रोटॉन्स की होती है बिल्कुल उससे बिल्कुल मैचिंग फ्रीक्वेंसी नहीं लाएंगे, बस उसके आसपास की इरेडिएट तो करेंगे सैंपल को, लेकिन सिर्फ वो फ्रीक्वेंसी डालेंगे जो प्रोटॉन की फ्रीक्वेंसी से बिल्कुल पास में हो, बिल्कुल मैच करती हुई नहीं होनी चाहिए, या तो उसे थोड़ा सा ऊपर होगी या उसे थोड़ा सा नीचे होगी। तो 10 वी इरेडिएट अबाउट 1000 to 2000 hertz upfield or about 2000 or 3000 hertz downfield from the proton frequency of TMS। तो जो TMS की प्रोटॉन फ्रीक्वेंसी है उससे या तो 1000 ज्यादा या उससे 1000 कम, आप ऐसे समझ लीजिए। यानी दैट इज वी इरेडिएट अपफील्ड या डाउनफील्ड ऑफ द यूजुअल PMR स्पेक्ट्रम। तो PMR स्पेक्ट्रम में यूजुअल जो हम 1000 हर्ट्ज यूज कर रहे थे, अब उससे या तो ज्यादा कर लेंगे या उससे थोड़ी सी कम कर लेंगे। तो या तो 1000 से 2000 जाएंगे या 2000 से 3000 चले जाएंगे। एज अ रिजल्ट रेजिडुअल कपलिंग्स ड्यू टू प्रोटॉन डायरेक्टली बॉन्डेड टू 13C एटम्स आर रिटेन। तो इससे फायदा क्या होगा? इससे हमें यह फायदा होगा कि हमारे जो कार्बन से डायरेक्टली अटैच प्रोटॉन थे सिर्फ वही कपलिंग शो करेंगे, यानी 1 बॉन्ड कपलिंग ही हो पाएगी, जो 2 बॉन्ड कपलिंग थी वो हमें यहां पर नहीं दिखाई देगी। वाइल कपलिंग बियॉन्ड 1 बॉन्ड आर यूजुअली रिमूव्ड। तो 1 बॉन्ड से जो ज्यादा वाली कपलिंग थी वो यहां पर रिमूव हो जाती है। और इसका एक फायदा ये भी होगा, द मल्टीप्लेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द रिटेन्ड कपलिंग, जो हमारी 1 बॉन्ड कपलिंग बची हुई है उससे जो हमें मल्टीप्लेट्स आएंगी वो बिकम नैरो, वो थोड़ी नैरो हो जाती हैं, यानी डिस्टेंस जो होगा दो पीक्स के बीच का डिस्टेंस वो घट जाएगा। Hence there is no complexity due to overlapping। तो जो ओवरलैपिंग हो पा रही थी वो ओवरलैपिंग अब यहां पर नहीं होगी, क्योंकि अब पीक्स के बीच का जो, अगर हमें नॉर्मल प्रोटॉन कपल्ड स्पेक्ट्रा की अगर मैं बात करूं तो वहां पर अगर हमें इस तरह से अगर कोई क्वार्टेट दिख रही थी, तो जो अब हमें दिखाई देगी वो कुछ ऐसे दिखाई देगी, बिल्कुल पास पास हो जाएंगे, ठीक है।
तो इससे क्या होगा, ओवरलैपिंग से बच जाएंगे कि ये कार्बन था और एक दूसरा कार्बन था, उसकी और इसकी ओवरलैपिंग हो रही थी, तो वो ओवरलैपिंग यहां पर नहीं हो पाती। तो ये है ऑफ रेजोनेंस। तो हमारा हुआ प्रोटॉन कपल्ड, प्रोटॉन डीकपल्ड और ऑफ रेजोनेंस डीकपलिंग। तो ऑफ रेजोनेंस दोनों के बीच की होती है। प्रोटॉन कपल्ड बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है, हालांकि हाइड्रोजन की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन प्रोटॉन डीकपल्ड जो होगा वो हमारा सिंपल स्पेक्ट्रम तो होगा, लेकिन वहां से हाइड्रोजन की हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती। तो दोनों को सिंप्लीफाई, अगर हमें दोनों प्रॉब्लम्स को अवॉइड करना है तो हम ऑफ रेजोनेंस डीकपलिंग जो है यूज कर लेते हैं, जिसमें हमें प्रोटॉन का नंबर भी मालूम पड़ जाएगा और हमारे पास जो है स्पेक्ट्रा मिलेगा वो बहुत सिंपल मिलेगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर ओवरलैपिंग जो है वो खत्म हो जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस 3 टाइप्स ऑफ कपलिंग। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।